एवरीवन। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। ओके, तो इससे पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो टॉपिक है ये भी हेलो एल्केन्स से ही रिलेटेड है, अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक हेडिंग दी हुई है, ऐसे अभिक्रियाओं में त्रिविमीय रासायनिक पहलू। ओके, और ध्रुवण गुणक या ध्रुवण समावयवता। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको समावयवता बताई थी, ठीक है, कि आपके जो आइसोमेरिज्म होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो, यानी संरचनात्मक समावयवता एंड त्रिविमीय समावयवता। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड्स में मैंने संरचनात्मक समावयवता वहाँ पे आपको बता दी थी। तो मैंने बोला था कि त्रिविमीय समावयवता में जो आपका सेकंड टाइप, दो टाइप के होते हैं त्रिविमीय समावयवता, नहीं स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के थे आपके, ज्यामिति एंड ध्रुवीय। तो ज्यामिति तो आपके इसमें नहीं है, तो आपका कौन सा है, ध्रुवीय समावयवता या ध्रुवण समावयवता आपके अल्किल हैलाइड्स में प्रयुक्त की गई है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने से पहले हम कुछ ध्रुवण समावयवता से के जो बेसिक टर्म्स है उनको पढ़ेंगे, फिर हम एसएन अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा मैंने जब SN2 और SN1 पढ़ाया था आपको, जब उसकी मैकेनिज्म पढ़ाई थी, तो SN2 में हमने देखा था जो अभिकारक जो अल्किल हैलाइड्स हम ले रहे थे उसमें जो प्रतिस्थापन हो रहा था, तो हमारा जो अभिक्रिया के बाद में यानी जो रिजल्ट हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, तो वो उसका इन्वर्स हो रहा था, यानी उसका जो कन्फिग्रेशन था, जो विन्यास था प्रोडक्ट का, वो अभिकारक के उल्टा था, प्रतिलोमन प्राप्त हो रहा था। SN1 में आपके रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो रहे थे, एक तो आपका सेम वैसी कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, एक इन्वर्जन वाला। ठीक है, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ हम ध्रुवण गुणक होता क्या है, ध्रुवण गुणक पदार्थ कैसे होते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं PPL। तो मैं कहीं पे आगे PPL यूज करूँ तो इसका मतलब आप समझ जाना क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जनरली आपको पता है जो नॉर्मल लाइट होती है, जो सामान्य प्रकाश है यानी श्वेत प्रकाश, वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, 7 रंगों से, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो उस जो 7 रंग होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, और ये तरंगों के रूप में यानी चुंबकीय तरंगें होती हैं आपकी जो लाइट होती हैं। ठीक है, इसे हमने पढ़ा है पहले, तो आपको पता है। तो हम जो श्वेत प्रकाश है यानी जो एक वर्णीय प्रकाश है आपका, उसमें से प्रत्येक लाइट का विशिष्ट रंग यानी क्या रंग है उस हर लाइट का, और उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब आपका जैसे आपका कोई लाइट सोर्स से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, अगर हम इसमें कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो आपकी लाइट सभी डायरेक्शन में क्या करती है, कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, यानी स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। इस तरीके से हमारी लाइट होती है, नॉर्मल लाइट। ठीक है, ये क्या लिख लेंगे हम, सामान्य प्रकाश, ये आपका सामान्य प्रकाश है। अगर हम इस सामान्य प्रकाश को एक निकोल प्रिज्म होता है आपका, ठीक है, एक प्रिज्म होता है, उसमें से गुजारते हैं। ठीक है, किसमें से गुजारते हैं, इस लाइट को एक प्रिज्म में देखा होगा आपने, निकोल प्रिज्म कहते हैं इसको, निकोल प्रिज्म, यानी इसको ध्रुवक भी कहते हैं, यानी पोलराइजर, इंग्लिश में कहते हैं इसको पोलराइजर। ठीक है, ये प्रिज्म की चीज का बना होता है, आप नोट करते हुए जाएंगे। ये बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप होता है आपका एक। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप होता है, आपने देखा होगा कभी प्रिज्म आपने स्कूल्स में। तो जब हम इस व्हाइट लाइट को यानी सामान्य लाइट को इस प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो आपने देखा यहाँ लाइट सभी तलों में क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, फैली हुई है यहाँ सामान्य लाइट। जब हम इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं
जो यहाँ से जो उत्सर्जित लाइट आती है वो कैसे आती है आपकी, केवल एक तल में कंपन करते हुए हमें प्राप्त होती है। तो यानी जो स्कैटर्ड लाइट थी निकोल प्रिज्म से हमने उसको गुजारा, उसमें से उसको क्या किया, प्रवाहित किया, तो हमारी यहाँ से जो लाइट प्राप्त हुई वो कैसे प्राप्त हुई, हमारी प्लेन, एक प्लेन में, केवल एक ही प्लेन में हमारी लाइट मिली हमें, एक ही तल में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको हम क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी प्लेन पोलराइज लाइट। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं PPL, तो इसको हम क्या कहेंगे, PPL। तो इतना आपको पता चल गया समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जब हम किसी सामान्य प्रकाश में को, यानी कोई जो नॉर्मल लाइट है उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो हमें एक विशिष्ट प्रकार का, यानी एक ही तल में हमें एक प्रकार का लाइट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे समतल ध्रुवण पदार्थ, यानी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, यौगिक। अब हम इसमें आ जाएंगे, रासायनिक पहलू में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ यौगिक कैसे होते हैं, अगर कुछ यौगिकों में के विलयन में से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो वो उसके पथ को घूर्णित कर देती है, यानी घुमा देती है, उसके पथ को कभी दाएं या बाएं रोटेट कर देती है या घुमा देती है, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं ध्रुवण गुणक पदार्थ, ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन आप जरूर लिखें, क्या होता है, कुछ यौगिकों के विलयन में से जब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसको आप लिख लेंगे। अब फिर हम इस पढ़ेंगे ध्रुवण समायोजकता क्या होता है, ठीक है। तो अब इतना लिख लिया आपने, अब मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो लाइट, यानी ये क्या है आपका, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अभी हमने इससे पहले निकाला था, कैसे हमें प्राप्त हुआ था, ये क्या, प्लेन पोलराइज लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश है ये। इसको अगर हम किसी यौगिक में से गुजारते हैं, ठीक है, कोई विलयन है आपका माना, ठीक है, हमने कोई विलयन लिया, ठीक है, इसमें से हमने इसको गुजारा, तो यहाँ से जो हमारा उत्सर्जित प्रकाश, इसमें से जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ, ये लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे प्राप्त हुई हमारी, कभी ऐसे या ऐसे थी, कैसे, ये ऐसे थी, ठीक है, ऐसे थी, ऐसे थी, ठीक है। तो ये, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण गुणक पदार्थ, यानी ध्रुवण गुणक पदार्थ। अगर ऐसा पदार्थ जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को घूर्णित कर सकता है, घुमा सकता है, तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, पदार्थ, यानी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका लिखेंगे यौगिक, कोई यौगिक है ये, ठीक है। तो पदार्थों का ऐसा गुण जो प्लेन पोलराइज लाइट के पथ को घूर्णित कर देता है, उसको हम ध्रुवण समायोजकता कहते हैं। अब ये ध्रुवण समायोजकता, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसा पदार्थ अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट के पथ को घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे, ऐसे गुण, ऐसा पदार्थ में पाए जाने वाला ऐसा गुण ध्रुवण समायोजकता कहता है, क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे आप, इतना आप नोट कर लिया होगा, इसको हम ध्रुवण गुणक पदार्थ क्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाशी या ध्रुवण, इसको हम प्रकाशी भी बोलते हैं, ध्रुवण की जगह हम प्रकाशी भी लिख सकते हैं, प्रकाशी या ध्रुवण समावयवता, ओके। तो पदार्थों का या यौगिकों का ऐसा गुण जो PPL लिख रही हूँ मैं, आप
लिखना समतल ध्रुवित प्रकाश के पथ को घूर्णित कर देता है। देखिए फिर एक चीज और है, यदि यौगिक पीपीएल को दाईं ओर घुमा देता है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसने दाईं ओर घुमा दिया ना क्लॉकवाइज, ये ऐसे लिख लेना यहां से, यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश यानी पीपीएल को दाईं ओर घुमा देगा, दाईं ओर घुमा देता है तो उसे कहेंगे, तो उसे दक्षिण ध्रुवण गुणक, हिंदी में तो इतना बड़ा नाम है तो लिख देना आप दक्षिण ध्रुवण गुणक, यानी इसके इंग्लिश में कहेंगे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी, रोटेटरी कहते हैं। और इसको किससे, इसका चिन्ह कैसा होता है, इतना बड़ा ना लिख के हम अगर हमें कंपाउंड मिलेगा उसने प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं ओर घुमा दिया, ठीक है, तो उसको हम किस चिन्ह से दिखाते हैं, डी से, स्मॉल डी या प्लस से, ठीक है। तो आप लिख लेना इसे हम डी या प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो, इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब जैसे आपकी घड़ी की सुई की दिशा होती है यानी दाईं ओर, क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको कहेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसने लाइट को घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो उसे हम क्या कहलाएगा आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये आपका क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसने घर घुमा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका यदि, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसके बाद, यदि यौगिक पीपीएल को बाईं ओर घूर्णित करता है या घुमा देता है, घूर्णित करता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे, तो उसे वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेबोरोटेटरी हो गया है, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एल, इसका चिन्ह होता है या माइनस से। तो ये आपका, ये देखो ये बाई डायरेक्शन में घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में ये घुमाएगा लाइट को, ऐसा यौगिक, तो वो क्या कहलाएगा, वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, यानी ये क्या है आपका वाम ध्रुवण गुणक यानी लेबोरोटेटरी है, ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अब यानी कितने डिग्री एंगल से इसने घुमाया इसको, ठीक है, इसको मापने के लिए एक यंत्र आता है जिसको हम कहते हैं ध्रुवण मापी, ठीक है। यानी कैसे हम पता लगाएंगे कि इसने इसको कितने डिग्री रोटेट किया, ठीक है, तो उसको मापने के लिए एक यंत्र है आपका, उसका नाम है ध्रुवण मापी, इंग्लिश में कहेंगे पोलैरीमीटर, ठीक है, ये आपका पोलैरीमीटर। तो ये आपका ध्रुवण गुणक पदार्थ हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ध्रुवण समवाय, यानी ये क्या है तो एक ही लाइट को ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इन्होंने लाइट को रोटेट कर दिया, तो ये इनको हम क्या कहेंगे, ध्रुवण समवाय। अभी हम यौगिकों में इनका यूज करेंगे, ठीक है, ये तो लाइट के उसमें था, ठीक, अब हम यौगिकों में इनका यूज करेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर असिमेट्री यानी आणविक असममितता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आणविक असममितता यानी मॉलिक्यूलर असिमेट्री, ठीक है। अच्छा, या तो यहाँ पे असिमेट्री में दो आएगा, असिमेट्री, इसको
डिसिमेट्री भी लिख सकते हो, डिसिमेट्री। अब देखिए आणविक असमितता का मतलब, असमितता मतलब असमान, ठीक है, और समितता का मतलब समान, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कार्बन परमाणु से इसको रिलेट करेंगे। इससे पहले हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डेली लाइफ में आपने कुछ वस्तुएं देखी होंगी जो कैसे होते हैं, कुछ समान होते हैं, कुछ असमान होते हैं, ठीक है। अब कौन सी वस्तुएं समान है या कौन सी वस्तु असमान है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो अगर आप दर्पण, एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक मिरर है, हमारा ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है आपका, ठीक। तो अगर आप इस मिरर के सामने कोई वस्तु रखते हैं, अगर उसकी इमेज सेम वही दिखती है तो हम कहेंगे कि ये वस्तु समान है, ठीक है, ठीक है। या अगर हम किसी वस्तु को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के समान हैं, तब भी हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, यानी समान है, ठीक है। और अगर नहीं इक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये असमान है, ठीक है। जैसे आप एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल होता है, सर्कल लिया हमने, इसको मिरर के सामने ले जाएंगे तो वहां से भी हमें सर्कल ही दिखेगा, है ना। शंकु ले लीजिए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमें शंकु ही दिखेगा, ठीक। और कोई ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब भी सर्कल ही होता है, तो ग्लोब भी हमें ग्लोब ही जैसा ही दिखेगा, ठीक है। और कुछ लेटर्स को भी देखते हैं, कुछ लेटर हमारे जो अल्फाबेटिकल होते हैं वो भी कैसे होते हैं हमारे, कुछ सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ असिमेट्रिकल, कुछ समान होते हैं, कुछ असमान होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया ए, तो ए हमें ए ही दिखेगा, और जैसे लिया हमने एम भी हमें एम ही दिखेगा, ओ भी हमें ओ ही दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी कैसी हैं, सिमेट्रिकल वस्तुएं हैं, ये कैसी हैं, सिमेट्रिकल, यानी इनमें, इन वस्तुओं में क्या है, समितता। अगर आप इस सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो आपका हाफ पार्ट दूसरे पार्ट का इक्वल है, ठीक है। ऐसे शंकु को भी डिवाइड करो तो ये आपका हाफ पार्ट इसका है, अगर एम को डिवाइड करो तो हाफ पार्ट इसका है, ए को डिवाइड करो, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के मिरर इमेज है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। समितता समझ गए। अब असमितता समझते हैं। असमितता यानी असमान किन वस्तु में होता है हमारा, इन एग्जाम्पल्स को आप लिख लेंगे, ये क्या है आपके, सिमेट्रिकल थे। अब आपका आता है असिमेट्रिकल, यानी असमितता कितना होती है। जैसे आप ले लीजिए कोई लेटर ले लीजिए, पी को आपने मिरर के सामने रखा तो आपको पी ऐसा दिखेगा। बी ले लीजिए तो बी आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। एफ ले लीजिए, एफ आपको ऐसा दिखेगा। तो यार इनमें क्या है, असमानता है, डिसिमेट्रिकल है। और इसके अलावा जैसे आपका हैंड, आप अपने हैंड को मिरर के सामने ले जाते हैं, जैसे आपने लेफ्ट हैंड को मिरर के सामने ले जाएंगे तो आपको वहां से राइट हैंड दिखेगा, ठीक है। तो हैंड भी हमारा असिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर आप एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये फिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अपने हैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तब भी वो इक्वल पार्ट में हमारे डिवाइड नहीं होंगे, है ना। जैसे हम इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में इधर अलग है, इधर अलग है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो यानी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब समान हो, या उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे हर पार्ट आपका समान आ रहा है एक दूसरे के, तो वो आपके सिमेट्रिकल होंगे। और ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उनको इक्वली डिवाइड करने पे भी वो हमारे एक दूसरे के इक्वल पार्ट उनके एक दूसरे के समान नहीं होते, तो वो हमारे असिमेट्रिकल यानी उनमें असीमितता पाई जाती है। तो ऐसे ही आपके कुछ यौगिक भी होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं, आणविक असमितता किन में पाई जाएगी। अब देखिए जैसे आपका कोई, जैसे हमने केंद्रीय कार्बन है, ठीक है, कोई कार्बन परमाणु है, इसकी 4 संयोजकताएं होती, 4 वैलेंसी होती है। अगर इस कार्बन के चारों ओर डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट परमाणु जुड़े हैं या डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, असमित कार्बन कहलाएगा, ठीक है। और इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कार्बन, या इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कहेंगे या त्रिविमी केंद्र, इसको हम क्या कहेंगे, हाँ, इसको क्या कहेंगे, हम लिख लीजिएगा असिमेट्रिकल कार्बन, है ना,
असिमेट्रिकल कार्बन। एक और बोलेंगे इसको, इसका यानी असिमेट्रिकल का मतलब असमित, असमित, हिंदी में बोलेंगे असमित कार्बन। जैसे इसके चारों का मतलब, जैसे यहाँ H जुड़ा है, यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, तो चारों ग्रुप इसके डिफरेंट हैं, तो यानी ये क्या है, असिमेट्रिकल कार्बन है, असमित कार्बन है। दूसरा, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, ठीक है, त्रिविमीकेन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, एक और चाइरल, कायरल कार्बन। अभी पढ़ेंगे हम कायरलता क्या होती है, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के चारों ओर जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, असमित यौगिक कहलाएगा, ठीक है। और इस कार्बन में ये कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो द्विबर्ण समावयवता में हम देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होगा, यानी सिंगली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड में ये आपका ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी द्विबर्ण समावयवता पाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए समावयवता मैंने बताया था पहले कि जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उनकी संरचना भिन्न होती है। अब जो त्रिविमी समावयवता है उनमें क्या होता है, आणविक सूत्र भी समान होते हैं, आणविक संरचना भी समान होती है, बट वहाँ डिफरेंस आ जाता है, जो ये एटम लगे हुए हैं कार्बन के चारों ओर, इनके विन्यास में, इनके व्यवस्थापन में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। यानी ये त्रिविमी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी 2D कोई भी द्विविमीय संरचना का त्रिविमीय संरचना में अगर हम देखेंगे तो ये हमें डिफरेंट, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको मिरर इमेज, इनका मिरर इमेज देखते हैं, इनका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, तो ये इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इनके परमाणुओं के सापेक्ष, इनके परमाणुओं के व्यवस्थापन के सापेक्ष हमें डिफरेंट मिलता है, तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण समावयवता, ठीक है। इसकी हेडिंग, यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी समूह भिन्न हो, ठीक है। यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी समूह भिन्न हो, चाहे हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, एक हाइड्रोजन हो सकता है इससे, ठीक है। तो ऐसे कार्बन परमाणु को असमित कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अणु की असमितता इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण गुणन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए इसको। तो आणविक सममितता कब प्राप्त होती है, जब हमारे कार्बन परमाणु से जुड़े सभी समूह, प्रतिस्थापी समूह डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को हम असमित कार्बन कहते हैं, ठीक है, या असिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं, इसको त्रिविमीय केंद्र भी कहते हैं, ठीक। तो अणु की असमितता इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण समावयवता, तो इस अणु की असमितता यानी इस प्रकार की असमितता के कारण ही हमारे ध्रुवण समावयव प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कायरलता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कायरलता। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कायरलता। कायरलता ठीक है, कायरलिटी। तो कायरलिटी किसे कहेंगे, ऐसे वस्तु, ये हो गया आपका कायरलता, ठीक है। कायरल कोई वस्तु या यौगिक जो हमें दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है, यानी अपने दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही नहीं दिखते, उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, ठीक है, तो उसे हम कायरल कहेंगे। और एक और आता है नेक्स्ट, अकायरल, इसका अपोजिट होगा अकायरल। तो अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक, सीआरटी बुक में ये एग्जाम्पल समझा रखे हैं, 2 एग्जाम्पल इनको आप लिख लेंगे, फिर हम 2 एग्जाम्पल्स को देखेंगे जल्दी से।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम प्रोपेन टू ऑल तथा ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। तो अब हम जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH, ठीक है, CH3, ठीक है, ये प्रोपेन टू ऑल है। और इसका क्या होगा, CH3CH2CH3OH, ये ब्यूटेन टू ऑल होगा। ठीक है, द्विविमीय संरचना है। तो द्विबर्ण समावयवता कैसी समावयवता होती है, त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ हम त्रिविमीय संरचना लिखेंगे इसको। किसी भी द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना लिखने के लिए आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। एक तो आपका एक सूत्र होता है आपका ठोस तथा वेज सूत्र, और एक होता है न्यूमान फॉर्मूला, और एक होता है आपका फिशर फॉर्मूला। ठीक है, 3 टाइप के फॉर्मूले हैं यहाँ पे इन समावयवता को लिखने के। हम यहाँ पे ठोस तथा वेज वाला सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे आप। द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना में लिखने के लिए हम ठोस डैश वेज सूत्र प्राप्त करेंगे। तो इनका ठोस डैश वेज सूत्र से त्रिविमीय संरचना लिखने पर। ठीक है, हम इनका देखेंगे कि ये कायरल है या नहीं है। अब देखिए, हम इसका ठोस डैश सूत्र, पहले हम प्रोपेन टू ऑल को लेते हैं। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। अब यहाँ पे देखो सेंटर कार्बन कौन होगा, ये होगा। देखो, अब देखिए इसको सेंटर कार्बन को हम इसको ले रहे हैं। ठीक, और एक समूह से एक जगह आपका OH जुड़ा हुआ है इसके इधर। ठीक है, एक जगह आपका H जुड़ा हुआ है। ठीक, और एक आपका 2 CH3 ग्रुप है। ठीक है, इसके तो इसको एक ऐसे लाइन से लिख देते हैं CH3, और ये है आपका CH3। तो इस संरचना को हमने ऐसे लिख दिया इसका। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने SN2 SN1 पढ़ाया था कि ये कैसे लिखते हैं। ये दोनों इस बोर्ड के प्लेन पे हैं। जैसे ये त्रिविमीय संरचना जैसे पेपर में लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम समझेंगे कैसे। जैसे आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है बीच में। ठीक है, तो दोनों प्लेन पे आपके ये स्ट्रेट लाइन वाले हैं। H और OH तो इधर है आपके। ठीक है, इधर H और OH है प्लेन पे, इस प्लेन पे। जो आपके सामने आ रहा है इधर को, ये आपके ठोस लाइन को, तो ये ठोस लाइन कहते हैं इसको। ये आपकी प्रेक्षक की ओर होता है। ठीक है, जो देखने वाला है उसकी ओर, और जो डैश लाइन है ये प्रेक्षक से पीछे। ठीक है, ये पीछे की ओर है। तो ये इसकी त्रिविमीय संरचना होती है। अगर हम इसका मिरर इमेज देखें, ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपेन टू ऑल, एक कॉ है, इसको हम कॉ मान लेते हैं। इसका मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज देखो, जो ये पास वाला होता है यहाँ पे आ जाएगा। मिरर इमेज ये होगा इसका C, और ये इधर आ जाएगा CH3 और H। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। ठीक है, ये होगी खौर संरचना इसकी। ठीक है, अब कि ये इस पे अध्यारोपित होता है या नहीं होता है, जैसे हमने कायरलता की डेफिनेशन लिखी थी, ऐसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, कायरलता कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे। इसको अगर हम 180 डिग्री एंगल से घुमाते हैं इस चीज को, तो हमारा जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे जो ये वाला क्या है आपका कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है ना, और इसे जुड़े चारों ग्रुप असमान नहीं है, ये 2 ग्रुप समान है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा हमें कि ये कायरल नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम अगर इसको 180 डिग्री एंगल से इसको अगर हम घुमाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ठीक है, कैसे होगा, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ से 180 डिग्री एंगल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, यहाँ OH तो इधर आ जाएगा आपका, ठीक, H इधर आ जाएगा, ठीक, और इधर आपका आ जाएगा ये वाला CH3 इधर आ जाएगा, लेकिन डैश लाइन माने, क्योंकि यहाँ देखो डैश लाइन है, इसको 180 डिग्री से घुमाया तो इधर हमारा आ गया CH3। ठीक है, इधर भी आपका CH3। अब देखिए ये गॉस स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री घुमाने पर
तो ये स्ट्रक्चर कॉ और गॉ स्ट्रक्चर देखो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यानी इसको उठा के अगर हम यहाँ रखते हैं इसके ऊपर तो ये इस पे अध्यारोपित हो जाता है, सेम है ये दोनों, ठीक है। इसके ऊपर ये अध्यारोपित हो जाए, इसका मतलब ये कायरल नहीं है, तो ये कैसा होगा, ये अकायरल, अकायरल कार्बन है आपका, ठीक है। नहीं, प्रोपेन टू ऑल में हमारे ध्रुवण समावेशता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कायरलिटी नहीं है कार्बन में, क्योंकि ध्रुवण समावेशता नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या चाहिए, वो एक दूसरे के उनमें कायरल कार्बन होना चाहिए, असिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए। असिमेट्रिकल कार्बन तभी होगा जब चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हो, यहाँ तो दो ग्रुप समान है, ठीक है, यहाँ असमानता नहीं है कार्बन में, ठीक है। अब अगर हम ब्यूटेन टू अल्कोहल लें तो यानी कैसा है, अकायरल, ओके। अब हम ब्यूटेन टू अल्कोहल लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे अब हम, ठीक है। ये कायरल कार्बन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इधर हम OH जोड़ेंगे, इधर H, ठीक है, वेज लाइन में ये वाला ग्रुप, तो इसको हम कंपाइनली C2H5 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, C2H5, और यहाँ वेज डैश लाइन में हमारा जाएगा CH3, ये वाला CH3, ठीक है। तो इसका त्रिविमीय संरचना हो गई, इसकी 3D स्ट्रक्चर हो गया। इसका मिरर इमेज देखेंगे हम, ठीक है, मिरर इमेज, मिरर रखा है यहाँ पे, ये आपका कॉस संरचना है, ब्यूटेन टू ऑल है ये, तो ये इधर आ जाएगा आपका OH, इसी किसके सामने आएगा, ठीक है, और C इधर आ जाएगा आपका CH3, इधर आ जाएगा आपका C2H5, और इधर आ जाएगा आपका H, ठीक है। मिरर इमेज होगी इसकी, एक और मान लेते हैं इसको हम। और वैसे भी देख सकते हैं ये कायरल ही होगा, क्योंकि ये इसके इस कार्बन से जो कायरल कार्बन से जो समूह जुड़े हैं सब डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट, तो यानी कायरल तो है ये। अगर इसको 180 डिग्री एंगल से घुमाया गया, ठीक है, तो हमारा जो मिरर इमेज आया वो कैसा आया, देखिए, COH, यहाँ पे आपका आ गया CH3, ठीक है, इधर चला गया हमारा C2H5, ठीक है, और इधर आ जाएगा H। अब इसको अगर हम उठा के यहाँ रखें तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपित नहीं हो रहा है। इधर आपका CH3, यहाँ C2H5 आ गया, यहाँ CH3 है, C2H5 है, यहाँ CH3 है, तो यानी ये कैसे है, कायरल कार्बन, ये कैसा कार्बन है, कायरल। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा कायरल कार्बन है, ये आप लोग पहचानिए, ठीक है। कार्बन अकायरल यौगिकों को पहचानिए, तो आप सिंपली जिस कार्बन के चारों समूह डिफरेंट होंगे वो कायरल होगा, अगर नहीं होंगे चारों समूह डिफरेंट तो वो अकायरल होगा, तो इस ऐसे पहचानेंगे आप, ठीक है। तो इसके और भी एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। लैक्टिक एसिड का अगर मैं सूत्र बताऊं, ठीक, लैक्टिक एसिड होता है आपका CH3CHOH, ठीक, ये आपका C है, इससे हमारा जुड़ा होता है एक H है, इसको हम पोस्ट वेज लाइन में लिखते हैं, इधर जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है COOH, और इधर OH, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है लैक्टिक एसिड का, CH3, ठीक है, CHOH, C यानी COOH, तो दो समूह, दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसे, एक OH और एक COH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसको त्रिविमीय संरचना लिखी इसकी हमने, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज आप देख सकते हैं, ये भी कायरल है, दो चारों समूह डिफरेंट है, सॉरी कायरल है ये भी, ठीक है। मिरर इमेज इसकी कैसे आएगी, H यहाँ जाएगा, O इधर जाएगा, C इधर H, ठीक है, CH3, और इधर जाएगा आपका COOH, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज है जो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये आपका क्या होगा, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होंगे, तो ये आपकी कायरल कार्बन है, लैक्टिक एसिड। अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबिंब रूप इन इनैंशियोमर। इनैंशियोमर इन्हीं को ही कहते हैं, मैं डेफिनेशन में लिखूंगी आपको इनैंशियोमर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिबिंब रूप, इसमें कहते हैं इसको इनैंशियोमर, ठीक है।
अब बहुत इजी है, यही एंशीमर एक दूसरे पे अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब के कहलाते हैं, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। तो ये देखो एक दूसरे के एंशीमर है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, एक दूसरे पर अनअध्यारोपित, एक दूसरे यहाँ पे उठा के इधर रख दें 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये सब इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसका एग्जाम्पल इसके नीचे आप इसको बना लीजिए, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देके आप इसको कर सकते हैं। फिर आता है आपका रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, तो ये भी इसी से बना हुआ है, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात। तो जैसे इसको हम किसे दिखाते हैं, इसे DL या प्लस माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, इसे DL या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। पहले बताया था मैंने कि जब हमारा ये क्या होता है, जब ध्रुवण समावेता में हमारे दो रोटेशन होता है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लेवो रोटेटरी होगा। तो यानी यहाँ पे दो समावयव प्राप्त हो रहे हैं हमारे, जैसे लाइट का हो रहा था ऐसे यौगिक का भी होता है रोटेशन, यहाँ दो प्रकार का रोटेशन होता है। तो अगर दोनों टाइप का हम प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर तो सेम है, उनका फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कार्बन परमाणु के चारों ओर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो में डिफरेंट होगा, लेबोरेटरी में डिफरेंट होगा, तो उन दोनों का प्लस मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको DL या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो प्लस माइनस यानी अगर दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात के मिश्रण को अगर हम मिला दें तो उनका गुणन शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तब हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, कैसा प्राप्त होगा, ध्रुवीय अगुणित पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक है, विन्यास धारण क्या होता है, ठीक है, विन्यास धारण, ठीक है, विन्यास धारण जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, इतना आपने SN1 में देखा था हमने, जैसे कोई अभिक्रिया है, देखो अभिक्रिया समझते हैं इस डेफिनेशन को, समझेंगे अभिक्रिया, जैसे कोई कार्बन है, असमित कार्बन है, इसे ग्रुप जुड़ा A C B और यहाँ जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन कराई हमने, कोई ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्योंकि SN1 में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका निकल जाएगा, यानी ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमारा A C और B और Y यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो विन्यास जैसे था, पहले भी ऐसे था ये, ठीक है, ये C है, ठीक, ACB अभी भी वही है, ACB उसी वो है। ठीक है, और जो नया ग्रुप आया वो इसकी जगह जुड़ गया, यानी बॉन्ड नहीं टूटा यहाँ पे। और विन्यास धारण कब होता है, जब अभिक्रिया के दौरान कोई भी बंध नहीं टूटता है। ठीक है, ये कब होता है, अभिक्रिया के दौरान यदि बंध नहीं टूटता है। विन्यास धारण तब प्राप्त होता है, विन्यास धारण तब प्राप्त होता है जब अभिक्रिया में कार्बन परमाणु के चारों ओर कोई बंध नहीं टूटता। ठीक है, ये है आपका, देखो यहाँ कोई बंध नहीं टूटा, यहाँ पे एक बंध था तो ये बंध भी वैसी है, बट यहाँ पे ग्रुप प्रतिस्थापित हो गया है। ठीक है, और विन्यास वही है, जो कन्फिगरेशन पहले था अभिक्रिया के पहले होने से पहले, वही प्रोडक्ट में भी हुआ है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विन्यास धारण। ठीक है,
विन्यास प्रतिलोमन क्या होता है आपका? अब देखिए विन्यास प्रतिलोमन, विन्यास प्रतिलोमन में हमारा अभिक्रिया के बाद कार्बन परमाणु के चारों ओर जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनका व्यवस्थापन अगर उल्टा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं विन्यास प्रतिलोमन। तो इसको आप लिख लेंगे, उसका अपोजिट है, ठीक है। इसको लिखेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया होने के बाद जो कार्बन परमाणु के चारों ओर जो परमाणु हैं उनके व्यवस्थापन में अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विन्यास प्रतिलोमन, ठीक है। इन्वर्जन कन्फिग्रेशन कहते हैं इसमें, इसको इन्वर्जन कन्फिग्रेशन। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका, CH3, यहाँ C2H5, यहाँ H, ये OH, ठीक है। ये कोई कार्बन परमाणु है, ठीक। अगर इसमें हमने जोड़ा कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ कैसा प्राप्त हुआ? देखो पहले ये विन्यास ऐसा था, अब ये उलट गया है, तो यानी यहाँ पे विन्यास में यानी कार्बन परमाणु के चारों ओर जो प्रतिस्थापी समूह है उनमें उनके व्यवस्थापन में क्या आ गया है? अंतर आ गया है, ठीक है। ये तब होता है जब अभिक्रिया के दौरान कार्बन एक बंध टूटता है, कोई बंध टूटता है, तब ये विन्यास प्रतिलोमन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्रुवण समावयवता से ये निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 3 परिमाण संभव है, ठीक है। तो SN अभिक्रिया में 3 परिमाण संभव है। क्या क्या यही पढ़ रहे थे हम SN अभिक्रिया में त्रिविमीय रासायनिक पहलू, ठीक है। फर्स्ट है उसी विन्यास का धारण हो सकता है, उसी विन्यास का धारण हो सकता है, ठीक है। विन्यास विन्यास का प्रतिलोमन हो सकता है, रैसिमीकरण प्राप्त हो सकता है। तो हमने ये देखा था ना अभी कुछ अभिक्रिया जो आपकी जैसे SN2 अभिक्रिया में कौन सा विन्यास प्राप्त होता था? प्रतिलोमन, ठीक है। SN2 में, SN1 में रैसिमीकरण, यानी दोनों धारण भी प्रतिलोमन भी जिसमें होगा उसको रैसिमीकरण कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा? धारण प्लस प्रतिलोमन, ये होगा धारण प्लस प्रतिलोमन। इसको अभिक्रिया में देखेंगे। SN अभिक्रिया में 3 परिमाण संभव हैं त्रिविमीय रासायनिक पहलू से। क्या क्या? उसी विन्यास का धारण हो सकता है, विन्यास का प्रतिलोमन हो सकता है, रैसिमीकरण प्राप्त हो सकता है, धारण भी और प्रतिलोमन भी, ठीक। अब एक अभिक्रिया से हम इसको देखेंगे। जैसे आपका ये कोई कंपाउंड है, ध्रुवीय गुणक कंपाउंड है, ठीक है। CH3, यहाँ मैं इसको लगा देती हूँ, इधर है H, अरे हाँ इसको लगाए, ये स्ट्रेट लाइन से आएगा H, ठीक है। और इधर है आपका कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं देखूँ ऐसा हो जाएगा आपका इन्वर्जन। अगर इस अभिक्रिया के दौरान दोनों प्राप्त हो रहे हैं, ये A है ये B है, तो हमारा हो जाएगा रैसिमिक मिश्रण। क्या प्राप्त होगा? रैसिमिक मिश्रण। अगर A भी प्राप्त हो रहा है, A भी प्राप्त हो रहा है, B भी प्राप्त, इसी दोनों को यहाँ लिख दे
तो उन दोनों का 50-50% मिक्सचर है, तो वो रैस्मिक मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, तो एसएन अभिक्रिया तो आपको जनरली पता है SN2 में केवल प्रतिलोमन होता है। ठीक है, और SN1 में रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है, धारण भी होता है, प्रतिलोमन भी होता है। ठीक है, इसका कारण क्या था वो आपको बताया है, उस वीडियोज को दोबारा देखें। ठीक है, तो हमारा हेलो एल्केन्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलो एरिन्स की रासायनिक गुण, यानी हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं।